नमस्कार बच्चों, आज हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। खिलजी वंश की स्थापना को इतिहास में खिलजी क्रांति भी कहा है। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह अलाउद्दीन खिलजी था। बलबन के शासनकाल में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। बलबन के शासनकाल में जलालुद्दीन सेना का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। जब बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में सैन्य छावनियाँ स्थापित की थी तो उस समय वह सेना के महत्वपूर्ण पद पर आसीन था। लेकिन गुलाम वंश की पतनावस्था का फायदा उठा करके जलालुद्दीन ने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमुअर्स की हत्या करके उसने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे खिलजी वंश कहा गया और इतिहास में इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। तो एक क्रम कभी कभी पूछा आता है। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई। 1320 ईस्वी तक यह राजवंश अपने अस्तित्व में रहा। इस राजवंश में 4 सुल्तानों ने शासन किया: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और जलालुद्दीन खुसरो शाह। ये 4 सुल्तानों का नाम आता है। कभी कभी इनका क्रम पूछा आता है। इसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है जलालुद्दीन की चर्चा करेंगे कि जलालुद्दीन कैसे सुल्तान बना। तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया कि बलबन के शासनकाल में जलालुद्दीन सेना के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन था। उसे सेना का एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त था। और जब बलबन की मृत्यु हो गई, बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद, कैखुसरो और कैमुअर्स जब कैमुअर सुल्तान बना तो वह अल्पवयस्क था, अंडर एज था। वह जलालुद्दीन खिलजी उसका संरक्षक बन गया और स्थिति का फ़ायदा उठा करके उसने कैमुअर्स की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली से बाहर अपने आप को सुल्तान के रूप में प्रोजेक्ट किया था, घोषित किया था। सुल्तान की घोषणा के बाद वह 6 महीने तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया। उसे भय था कि कहीं दिल्ली की जनता विद्रोह न करे, उसका विरोध न करे, इसलिए वह 6 महीने तक दिल्ली के बाहर ही रहा। बाद में उसके जो समर्थक थे उन लोगों ने उससे कहा कि आप दिल्ली में आइए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। डरते डरते उसने जो है दिल्ली में प्रवेश किया। उसके बाद उसने शासन करना शुरू किया। तो जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना था तो उस समय वह लगभग 62 वर्ष का हो चुका था। उसकी जो सारी सक्रियता थी वह कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसने समझौतावादी नीति का पोषण किया और उसने यह घोषणा करवाई कि वह किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाएगा। और कुछ ऐसे निर्णय लिए, जैसे उसने कुछ मुस्लिम अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया। उसके इस कारनामे से जब उसने मुस्लिम अपराधियों को जेल से रिहा करना शुरू किया तो राज्य के अन्य जो पदाधिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया और उन्हें लगा कि यह गलत नीति है, गलत परंपरा है। ऐसी स्थिति में सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया। तो विरोध करने वाले जो सल्तनत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनमें से उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी भी था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, नवयुवक था और वह स्वयं सुल्तान भी बनना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसने जलालुद्दीन के इस निर्णय का विरोध किया। और इसके साथ साथ चूँकि उसे जो है कड़ा मानिकपुर में सूबेदारी मिली हुई थी, तो अपने सूबे में रहते हुए उसने जो है अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना सुल्तान की न जाने में या सुल्तान की जो है न जानकारी में उसने जो है सुल्तान बनने के अपने हथकंडे तैयार करने लगे। इसी बीच सुल्तान ने अलाउद्दीन को दक्षिण मालवा पर सैन्य अभियान के लिए अपॉइंट किया, उसे नियुक्त किया। तो सुल्तान के आदेशानुसार अलाउद्दीन खिलजी मालवा सैन्य अभियान पर गया और उसने मालवा को विजित किया। मालवा विजित करने के बाद वापस अपने सूबे लौट आया। जब अलाउद्दीन खिलजी मालवा सैन्य अभियान पर था तो उसे यह पता चला कि दक्षिण भारतीय राज्यों के पास अकूत धन संपदा है। यदि वह
दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण करे तो उसे जो है अपार धन संपत्ति मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन, जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने जो है अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि शुरू कर दी। चूँकि कोई भी सूबेदार अपने सैनिकों की संख्या वृद्धि तभी कर सकता था जब सुल्तान उसकी इजाज़त दी हो, लेकिन चूँकि इसने सुल्तान से कोई इजाज़त नहीं ली थी, इसलिए इस बात की चर्चा केंद्रीय दरबार में सुल्तान के समक्ष होने लगी। तो इसके कुछ जो शुभचिंतक थे वो दरबार में रहते थे, तो उनमें से इसका भाई भी था। तो उन लोगों ने सुल्तान को कन्विंस किया कि नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह सुल्तान की इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता, वह सुल्तान का बहुत ही आज्ञाकारी है। ऐसी स्थिति में चूँकि जो जलालुद्दीन था, जैसे पहले कहा, शारीरिक रूप में कमज़ोर हो चुका था, समझौतावादी नीति का पोषण करना शुरू कर दिया था प्रारंभ से ही। ऐसी स्थिति में वह लोगों के बहकावे में आ गया और इस दौरान अलाउद्दीन ने बिना सुल्तान से अनुमति लिए दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। 1294 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1296 ईस्वी में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के लिए उसने सुल्तान से इजाज़त नहीं ली थी। उसने देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और उसकी धन संपत्ति लूट ली। जब देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद उसने अपार धन संपदा प्राप्त की और वहां से वापस आया, तब भी उसने सुल्तान से मुलाकात नहीं की और वह सीधे अपने सूबे कड़ा मानिकपुर चला गया। इस बात की भी दिल्ली दरबार में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पुनः इस बात का वहाँ पे सुल्तान को विश्वास दिला दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के प्रति पूरी तरह से स्वामी भक्त है, वह उनका सेवक है, उनका आज्ञाकारी है। डर और भय के कारण वह सुल्तान के पास आने से डर रहा है। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी और उसके समर्थकों ने एक ऐसा षड्यंत्र तैयार किया कि उस षड्यंत्र की जाल में जलालुद्दीन फंसता चला गया। इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को अपने सूबे कड़ा मानिकपुर आमंत्रित किया और यह आश्वासन दिया कि वह देवगिरी से जो धन संपत्ति लूट करके आया है वह सुल्तान के चरणों में अर्पित करना चाहता है। लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं थी, वह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करना चाहता था। ऐसी स्थिति में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाया और बीच गंगा में उसने सुल्तान की हत्या कर दी। इस प्रकार जलालुद्दीन का छोटे समय का जो कार्यकाल था वह अचानक समाप्त हुआ। षड्यंत्र का जलालुद्दीन शिकार हुआ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। उसने जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली जाते समय उसने रास्ते में इतना धन लुटाया कि रास्ते में उसका कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। दिल्ली पहुंच करके अलाउद्दीन ने अपना विधिवत राज्याभिषेक कराया और ये जो राज्याभिषेक हुआ था वह बलबन के राजमहल में हुआ था। बलबन ने अपने लिए एक राजमहल बनवाया था जिसका नाम था लाल महल। तो बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और वहाँ से निरंकुश शासन करना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत में जो उदय होता है यह एक नई क्रांति को जन्म होता है। उसने जो है भय और आतंक का वातावरण तैयार करके उसने सुल्तान का पद प्राप्त किया और उसके बाद उसने रक्त और तलवार की नीति का पालन करते हुए लंबे समय तक शासन किया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त और तलवार की नीति किस सुल्तान की थी?
तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। रक्त और तलवार का मतलब वही था जो रक्त और लौह का था, मतलब निरंकुशतापूर्वक शासन करना या भय का वातावरण तैयार करके लोगों को प्रशासन करना। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि बिना निरंकुश हुए देश पर या जनता पर शासन करना मुश्किल है और ऐसी स्थिति में सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा डाउन हो सकती है, उसका जो सम्मान है वो गिर सकता है। ऐसी स्थिति में सुल्तान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसने निरंकुश शासन करना प्रारंभ किया। उसके साथ साथ वह उस चीज़ से भी लोगों को हटाना चाहता था, चूँकि उसने सुल्तान की हत्या की थी। सुल्तान की हत्या करने के बाद उसने सुल्तान का पद प्राप्त किया था, तो कहीं न कहीं अलाउद्दीन के मन में इस बात का भय था कि कहीं जनता उसका विरोध न करे, इसलिए उसने इस प्रकार की नीति का पालन किया। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था, नवयुवक था, महत्वाकांक्षी शासक था और एक विशाल भूभाग पर शासन करना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसने विश्व विजय की योजना बनाई। उसने इस बात की घोषणा की कि वह पूरे विश्व पर शासन करेगा और विश्व विजय की योजना के तहत उसने एक उपाधि धारण की, जिसे कहा गया सिकंदर-ए-शानी। उसने सिकंदर-ए-शानी की उपाधि धारण की। यह क्वेश्चन आता है कि यह उपाधि किस सुल्तान ने धारण किया था। सिकंदर-ए-शानी, इतिहासकार उसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, उसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर भी कहा था। दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। सिकंदर-ए-शानी की उपाधि किसने धारण किया था, द्वितीय सिकंदर किसे कहता है। ये दोनों उपाधियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था, जब उसने अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने के लिए दरबार में इस प्रकार की बातें किया, तो उसके कुछ शुभचिंतकों ने उसे इस काम को करने से रोका और वह उनकी बात को मान भी गया और उसने विश्व विजय की योजना को त्याग भी दिया। लेकिन उसने पूरे भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए उसने कई सैन्य अभियान किए। उसने उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को पराजित किया, सब पर सैन्य अभियान किया। उत्तर भारत की विजय के बाद वह दक्षिण गया और दक्षिण में उसने देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य, ये जो 4 शक्तिशाली राज्य थे, इन सभी राज्यों पर आक्रमण किया और वहाँ की धन संपत्ति को लूट करके दिल्ली सल्तनत वापस आया। चूँकि एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया था, तो उसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य उनकी धन और संपत्ति को लूटना था, न कि वहाँ पर सल्तनत का विस्तार करना था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित किया तो उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण क्यों किया, उनका लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य में आएगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ की धन संपदा को लूटना। यदि उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाना होता तो वह मिलाने के लिए ऐसा कुछ कार्य करता, लेकिन उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था। उसके साथ साथ उसने राजपूताना के विभिन्न क्षेत्रों पर, उसने गुजरात पर 1299 में आक्रमण किया, 1301 ईस्वी में उसने राजपूताना पर आक्रमण किया, 1303 में उसने चित्तौड़ को विजित किया। इस तरीके से उत्तर भारत के खासतौर से राजपूताना के जितने भी राजपूत राज्य थे, सभी राज्यों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया और चूंकि उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे, जब उन राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्हें दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे और देखेंगे कि जब भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, उन सत्ता परिवर्तन के बाद जब नया सुल्तान आता है तो उसे
उन क्षेत्रों को, जो क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग बन चुके हैं, उन्हें पर पुनः सैन्य अभियान करना पड़ता है। उसके पीछे का जो वजह था, जो कारण था, क्योंकि भारत में राजपूतों की सत्ता थी। राजपूतों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत को विजित कर लिया, भारत पर अधिकार कर लिया, तो जो हिंदू शासक थे, उन शासकों को जब उनके राज्य को लूटा गया, उनका जो है दिल्ली से विलय किया गया, तो या तो उनकी हत्या की गई या तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया, उन्हें गुलाम बना लिया गया। और उनमें से जो बचे हुए लोग होते थे, जब सल्तनत की कमजोरियों को देखते थे तो अवसर पा करके वे बार बार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इस कारण जब भी कोई नया सुल्तान आता था तो उसे नए सिरे से नया सैन्य अभियान करना पड़ता था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भारत का राजपूत शासक वर्ग था, वह इस बात को बिल्कुल भुला नहीं पाया था कि भारत पर विदेशियों का कब्जा हो गया है, विदेशियों ने भारत पर अधिकार कर लिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो राजपूतों की कमी थी कि इतना सब होने के बावजूद भी ये राजपूत शासक कभी भी संगठित नहीं हो पाए, वे राजनीतिक एकता स्थापित नहीं कर पाए। इसका परिणाम हुआ कि लगभग 600-650 साल तक भारत पर मुस्लिमों ने शासन किया और भारत का शासक वर्ग उन्हें देखता ही रह गया। तो उसके पीछे कारण था, क्योंकि भारत का जो राजनीतिक वातावरण था वह विखंडन का था। जैसा कि इसके पहले भी हमने हर्षवर्धन के समय भी चर्चा किया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आने वाले हजारों साल तक भारत में कभी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में स्थापित हो गया, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, ये सभी छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्षरत हो गए। परिणाम में हुआ कि जब बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आए तो उन सभी आक्रमणकारियों ने भारत के एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, इस प्रकार से सभी राज्यों को विजित कर लिया और भारत का जो राजपूत वर्ग था वह इन आक्रमणकारियों को कभी रोक नहीं पाया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है मध्यकाल पे कि मध्यकाल में वह कौन सी परिस्थितियाँ थी कि बाहरी आक्रमणकारियों को सफलता मिली, भारत का जो राजपूत वर्ग था, जो भारत का शासक वर्ग था, वह इन बाहरी आक्रमणकारियों के समक्ष नतमस्तक हो गया। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता स्थापित हो चुकी थी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर हो चुका था। जो भारत के जो शासक वर्ग थे उनमें आपसी इतना ईर्ष्या द्वेष थी, इसमें इतनी क्षेत्रीयता की भावना थी कि वे कभी भी आपस में संगठित नहीं हो पाए और परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ी, अपना राज्य खोना पड़ा और धीरे धीरे इस प्रकार से पूरा का पूरा भारत मुस्लिमों के या बाहरी आक्रमणकारियों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने चर्चा किया कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह नए नए प्रयोग भी करना चाहता था। वो ये चाहता था कि उसके राज्य के भीतर किसी प्रकार का कोई विद्रोह न हो, लोग उसकी आज्ञा का पालन करें। ऐसी स्थिति में इतना सब के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी उसके राज्य में लगातार विद्रोह हो रहे थे, मंगोलों के बार बार आक्रमण हो रहे थे। ऐसी स्थिति में उसने इन विद्रोहों का एनालिसिस किया कि राज्य में बार बार उसके यहाँ विद्रोह क्यों हो रहे हैं। तो विद्रोह के कारणों पर जब वो गया तो उसको 4 कारण निकल करके आए कि राज्य में होने वाले विद्रोहों के पीछे जो कारण है वो उनका प्रमुख कारण है कि जो राज्य के लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं या जो विद्रोह में सम्मिलित हो रहे हैं वैसे लोग हैं जो धनाढ्य हैं, जिनके पास बहुत धन संपत्ति है। ऐसी स्थिति में वे लोग राज्य के विरुद्ध मौका पा करके विद्रोह करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण उसने कारण ढूंढा कि भारत की जो एक संस्कृति रही है कि भारत में तमाम प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, तमाम प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। ऐसी स्थितियों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में लोग एकत्रित होते हैं। जब लोग एकत्रित होते हैं तो वे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। और अगला जो उसने प्रमुख कारण देखा कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग में जो उनका गुप्तचर विभाग है वह इतना कमज़ोर है कि राज्य में होने वाले इन विद्रोहों की सूचना वह शासक तक, सुल्तान तक नहीं पहुंच पाती है। ये सारे तमाम कारण थे जिसकी वजह से लगातार उसके राज्य में विद्रोह हो रहे थे। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में लगातार जो है विद्रोह हो रहे थे, तो इन विद्रोहों के पीछे का प्रमुख कारण क्या था। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि उसके शासनकाल में विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे वो 4 थे। जो पहला कारण था वो था लोगों के पास
धन का संग्रह होना। दूसरा जो प्रमुख कारण था धार्मिक आयोजन। तीसरा था सांस्कृतिक आयोजन। और चौथा कारण था गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था की कमजोरी। ये चार प्रमुख कारण थे। उसने इसका एनालिसिस किया तो उसने अब राज्य के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसने क्या किया, पहला उसने लोगों के पास जो धन संग्रह था उसने लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना कर लगाया, लोगों से इतना कर वसूल किया कि लोग भुखमरी के शिकार हो गए और लोगों के पास जो संग्रहित धन था वो सारा का सारा राजकोष में स्थापित हो गया। ऐसी स्थिति में उसने पहला उपाय किया तो विद्रोह को उसने नियंत्रण स्थापित किया। जितने धार्मिक आयोजन होते थे, धार्मिक स्थलों पर जो मेले वगैरह लगते थे उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। जो सांस्कृतिक आयोजन होते थे, शादी विवाह होते थे, वहाँ पर लोग एकत्रित होते थे, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया और उसने गुप्तचर व्यवस्था को सशक्त कर दिया। जब उसने इस प्रकार के उपाय किए तो उसके राज्य में विद्रोह होने बंद हो गए। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी में राज्य में होने वाले विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए और उसमें वह सफल भी रहा। उसके बाद उसने जो है एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने चूँकि वह बहुत महत्वाकांक्षी था, एक विशाल सेना को इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बिना विशाल सेना के गठन के वह जो है बड़ी विजय नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में उसने सैनिकों की भर्ती के लिए एक नियम बनाया, उस जिसे कहा गया मार्केट पॉलिसी, बाजार नीति। बाजार नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राज्य के अंदर उत्पादित जो वस्तुएं थी उसने उन सभी वस्तुओं के दाम निर्धारित किए और निर्धारित वस्तुओं के दामों को बाज़ारों में निर्धारित मूल्य पर बिकवाया। और जिन लोगों ने उसका उल्लंघन किया उसको उसने कठोर से कठोर दंड किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए बाजार नीति के कारण उसके राज्य में स्थिरता उत्पन्न हो गई। उसने विशाल सेना का गठन भी कर लिया और उसने जो है इस विशाल सेना की सहायता से उसने भारत के उन सभी क्षेत्रों को विजित किया जहां पर इसके पहले के सुल्तानों ने कभी विजय नहीं कर पाई। जैसे कि दक्षिण भारत का उदाहरण आप ले सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पहले कोई भी सुल्तान दक्षिण भारत तक नहीं जा पाया था, लेकिन इसने अपनी सूझबूझ और अपनी जो है तकनीकी से और अपने संसाधनों के माध्यम से इसने इतने पर्याप्त संसाधन एकत्रित कर लिए थे कि उनकी सहायता से इसने जो दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण किए, उनको विजित किया और उनके धन संपत्ति को लूट करके वह जो है राजकोष में मिला लिया। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का व्यक्तित्व था जिसकी वजह से उसने जो है इतनी बड़ी विजय हासिल की। और अंत में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो जीवन का अंतिम समय था वह किस प्रकार का था। तो आपको यहाँ पे बताते चले कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह 1313 ईस्वी में बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद वह चलने फिरने में मतलब जो है असीर हो गया। ऐसी स्थिति में इसका जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो मलिक काफूर था, जिसको इसने सेनापति के पद पर नियुक्त किया था, अब मलिक काफूर की महत्वाकांक्षा जाग गई। वह सुल्तान बनने के स्वप्न देखने लगा। ऐसी स्थिति में उसने अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र को, उसने जो है बड़ा पुत्र खिज खां था, उसने उसकी हत्या करवा दी और उसके बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी की भी हत्या करवा दी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद चूँकि खिज्र खां नहीं रहा तो उसके स्थान पर खिज्र खां का छोटा भाई मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बना। मलिक काफूर मुबारक शाह खिलजी की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मलिक काफूर को सफलता नहीं मिली। मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी। और चूँकि जो मुबारक शाह खिलजी था उसमें सुल्तान बनने की योग्यता नहीं थी, वह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसमें जो है तमाम प्रकार के व्यसन थे। वह शुरा सुंदरी में ज़्यादा लिप्त रहता था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया जो साम्राज्य था वह बिखरने लगा और अचानक भयंकर बीमारी के कारण मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु हो गई। तो मुबारक शाह खिलजी पर एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा नियुक्त किया था या स्वयं खलीफा घोषित किया था। तो वो था मुबारक शाह खिलजी।
मुबारक शाह खिलजी इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। एक क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? वो था मुबारक शाह खिलजी। खलीफा का मतलब होता है, खलीफा का जो पद है वह सुल्तान के ऊपर होता है। अगर सुल्तान की अगर इस्लाम की बात किया जाए, इस्लामी सत्ता के अंतर्गत सर्वोच्च खुदा होता है। खुदा के नीचे पैगंबर होते हैं, पैगंबर के नीचे खलीफा का पद होता है और खलीफा के नीचे सुल्तान का पद होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी सुल्तान होते थे वे खलीफा की सत्ता को स्वीकार, चूँकि खुदा एक पैगंबर एक हुए, तो इनके नीचे जो पद था खलीफा का था, खलीफा के नीचे सुल्तान था। तो जितने भी मुस्लिम शासक होते थे वे खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते थे। लेकिन जब मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बना तो इसने खलीफा की सत्ता को मानने से स्वीकार कर दिया, उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? वो था मुबारक शाह खिलजी। तो इसमें सिर्फ यही था, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का व्यक्ति था या अयोग्य था, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, वह चीज़ों को नहीं समझ पाता था, उसने इस प्रकार की घोषणाएँ की। अब चूँकि वह सुल्तान बनने के योग्य था ही नहीं, सुल्तान के उसमें कोई गुण नहीं थे, इसलिए उसके सुल्तान बनते ही राज्य में अव्यवस्था और अस्थिरता फैल गई। और इसी का फ़ायदा उठा करके उसका एक जो प्रमुख पदाधिकारी था, भारतीय मुसलमान था, वो उसका नाम था जलालुद्दीन खुसरो, वह जो है उसकी मृत्यु के बाद सुल्तान बना। लेकिन जल्द ही उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वह जन्म से मुसलमान नहीं था। जो उलेमा वर्ग थे, उन उलेमा वर्ग के लोगों ने उसको सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया और षड्यंत्र करके 6 महीने के भीतर उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार 6 महीने के भीतर जो भारतीय मुसलमान जलालुद्दीन खुसरो शाह था उसकी हत्या कर दी गई और यहीं पे खिलजी वंश समाप्त हो गया। तो खिलजी वंश पे जो क्वेश्चन बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी बनता है। न तो जलालुद्दीन पे कोई क्वेश्चन आज तक आया हुआ है, न ही अन्य किसी पर आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी बनने वाले 2 क्वेश्चन हैं, एक तो उसकी बाजार नीति पर बनता है और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वह जो है उसके जो दक्षिण भारतीय जो विजय थे, अभी उसके पहले मैंने चर्चा कर दिया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। और उसके साथ साथ एक जो उसने सुल्तान बनने के बाद उसने कुछ पॉलिसी की घोषणा की थी, उस पर हमने चर्चा कर दिया कि रक्त तलवार क्या थी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि कैसे धारण किया था, या सिकंदर सानी की उपाधि कैसे धारण किया था। तो दिल्ली सल्तनत से छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, न ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस पर से जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं वे सफिशिएंट है, इन्हीं को आपको बार बार देखना है। इस पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम वीडियो के अंत में आपको दे रहे हैं, उसका PDF दे रहे हैं, उस पर जो असाइनमेंट दे रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आपको लेकर के चलना है, बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको इनके द्वारा, हमारे द्वारा जो दिए जा रहे जो कंटेंट हैं वो सफिशिएंट होंगे। बाकी इसके लिए आपको GS के लिए अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो अगला राजवंश होगा, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।